उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है और इसके सदस्यों की नियुक्ति भी हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि अब शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पटरी पर आएगी और ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। इससे पूर्व शिक्षक भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े नियमावली बनाई जाएंगी और आने वाले समय में उसका नोटिफिकेशन भी जारी होगा। लेकिन उससे पूर्व उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़ी नियमावली का एक प्रारूप विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में काफी वायरल है और इस वायरल हुई प्रारूप नियमावली में कई तरह की विसंगतियां भी देखी जा सकती है और यही कारण है कि तमाम नियमों को लेकर के हर जगह चर्चा देखी सुनी पढ़ी जा सकती है। सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानाचार्य की भर्ती प्रक्रिया और अर्हता योग्यता को लेकर के है। मैं सभी बिंदुओं पर चर्चा करूंगा, लेकिन मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो भी नियमावली वायरल हुई है वह कोई अधिकृत नियमावली नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से यह तथाकथित ड्राफ्ट काफी वायरल है और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती और सेवा शर्तें नियमावली 2024 का ड्राफ्ट है, जो अभी कानून का रूप नहीं ले पाया है। हम इस तरह से वायरल हुई ड्राफ्ट या नियमावली की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करते। जो भी नियमावली बनेगी वह बाकायदा गजट होगा और गजट होने के बाद ही असल नियमावली सामने आएगी। वायरल ड्राफ्ट संदेहास्पद है, इसे वास्तविक कानून कदापि न समझा जाए। वायरल हुआ ड्राफ्ट सही भी हो सकता है और फर्जी भी। हमारे एक सम्मानित शिक्षक साथी हैं श्रवण कुमार कुशवाहा जी, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रदेशीय प्रवक्ता भी हैं। वे लिखते हैं कि तथाकथित वायरल हुई नियमावली मात्र प्रारूप यानी ड्राफ्ट भर है। अभी तक इसकी सरकारी गजट में प्रकाशन नहीं हुआ है, किंतु इसे सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसा प्रारूप कोई खुराफात करने के लिए तैयार नहीं करेगा। वे आगे कहते हैं कि जहां तक प्रतीत हो रहा है, माध्यमिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा इसी नियमावली का प्रारूप शासन के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है। वे बताते भी हैं कि इसका आधार यह है कि दिनांक 14 मार्च को शिक्षा निदेशक माध्यमिक से एकजुट प्रतिनिधि मंडल की वार्ता में सेवा शर्तों वाली मांग पर चर्चा के दौरान निदेशक महोदय ने खुद कहा था कि इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। पूरी तरह इस नियमावली को नकार देना भी ठीक नहीं है। हो सकता है इसे वायरल करने के पीछे शासन की यह देखने की मंशा हो कि इस पर शिक्षक समुदाय एवं बेरोजगार छात्रों की क्या प्रतिक्रिया होती है। वे सलाह भी देते हैं कि इस नियमावली के प्रारूप को पूरी तरह गंभीरता से लें, इसमें जो कमियां हैं उसे उजागर करें, उसका सोशल मीडिया के माध्यम से पुरजोर विरोध करें। कहीं ऐसा न हो कि हम इसे फर्जी मानकर चुपचाप बैठे रहें और सरकार इसे ही फाइनल करके नोटिफाई कर दे। दरअसल आज का इस वीडियो के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया और सेवा शर्तों पर चर्चा करने वाला हूं। कुछ विसंगतियों के बारे में भी बताऊंगा, जो सुधार दिख रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं यह वीडियो शुरू करूं, आप सभी से एक अनुरोध करूंगा कि आप इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यह YouTube चैनल पूरी तरह से शिक्षक कर्मचारियों के लिए समर्पित है, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं यह वीडियो शुरू करता हूं। नमस्कार, मैं नवीन पांडे। उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्तें नियमावली 2024 का प्रारूप, कुछ प्रमुख बातें जो मुझे दिखाई दी उसे पहले आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। इस नियमावली के नियम 2 में एक बदलाव देखा जा रहा है। इसमें कहा गया है कि नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक प्रयागराज अथवा मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक से है। अभी तक प्रबंध तंत्र को ही नियुक्ति प्राधिकारी माना जाता रहा है। यह बड़ा बदलाव किया गया है। इस नियमावली के भाग 4 के नियम 14(8) में कहा गया है कि आयोग नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अग्रसारित करेगा। पूर्व में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड चयन सूची को जिला विद्यालय निरीक्षक को अग्रसारित करता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग चयन सूची अपर शिक्षा निदेशक को अग्रसारित करेगा। और नियम 17 के उपनियम 1 कहता है कि उपनियम 2 के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी चयन सूची में उल्लिखित अभ्यर्थियों को क्रम से नियुक्त करेगा। सीधा सा तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अभ्यर्थियों को स्कूल का आवंटन नहीं करेगा। यह जिम्मेदारी नियुक्त प्राधिकारी को सौंपा गया है। आयोग केवल अभ्यर्थियों की सूची नियम 14, 15 और 16 के अधीन तैयार करेगी।
अब बात करते हैं दूसरा सबसे बदलाव के बारे में। नियमावली के नियम 8 के अनुसार अध्यापक या प्रवक्ता पद पर नियुक्ति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी, जबकि प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इसमें नियमानुसार आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को छूट देने की बात भी कही गई है। इस नियम में मुझे काफी विसंगति दिखाई देती है। प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक भर्ती हेतु अधिकतम आयु 40 वर्ष की सीमा को हटाया जाना चाहिए। इसके पीछे तर्क काफी तर्क हैं। पहला, प्रधानाचार्य भर्ती प्रतिवर्ष नियमित तौर पर नहीं हो पाती। अधिकतम आयु 40 वर्ष कर देने से प्रधानाचार्य भर्ती में शामिल होना यह भाग्य का विषय बन जाएगा। कई ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे जिनको प्रधानाचार्य की भर्ती में शामिल होने का मौका ही नहीं मिलेगा। मैं बता दूं कि 2013 के बाद यह 2024 चल रहा है, यानी कि बीते 11 सालों के दौरान एक भी नई प्रधानाचार्य की भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। इसीलिए अधिकतम आयु सीमा हटाया जाना चाहिए। दूसरा तो तर्क यह है कि शिक्षक भर्ती के लिए 21 वर्ष से 40 वर्ष का उम्र निर्धारण किया गया है, यानी इस भर्ती में शामिल होने के लिए जो समय अंतराल है वह 20 साल है, 20 वर्ष है, जबकि प्रधानाचार्य हेतु उम्र 30 से 40 वर्ष निर्धारित किया गया है, जो महज 10 वर्ष का समय अंतराल मिलेगा। जबकि इसी दौरान उसे न्यूनतम अनुभव अर्हता भी प्राप्त करनी होगी, अर्थात प्रधानाचार्य भर्ती में शामिल होने का मौका भाग्य भरोसे ही मिलेगा। तीसरा तर्क यह है कि राजकीय स्कूलों के प्रधानाचार्य के लिए 40 वर्ष का अधिकतम आयु रखी गई है, लेकिन राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को उम्र में 5 वर्ष अतिरिक्त छूट दी गई है, लेकिन इस तथाकथित नियमावली में यह छूट भी नहीं दी गई है। चौथा तर्क, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 में संस्था प्रधान हेतु अधिकतम आयु का निर्धारण नहीं किया गया है। नियमावली में अधिकतम उम्र निर्धारित कर देने से माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 का उल्लंघन हो रहा है। अगर मैं शिक्षक भर्ती की बात करूं, यानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक या प्रवक्ता भर्ती के लिए अधिकतम उम्र 40 वर्ष की सीमा हटाया जाना चाहिए। इसके पीछे ठोस तर्क भी हैं। पहला, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता पद के लिए अधिकतम आयु का निर्धारण नहीं है। नियमावली में अधिकतम उम्र निर्धारित कर देने से माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 का उल्लंघन हो रहा है। दूसरा तर्क, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक राज्य कर्मचारी नहीं है, लिहाजा राज्य कर्मचारियों की भर्ती की तरह अधिकतम उम्र का निर्धारण करना उचित नहीं है। तीसरा, अधिकतम आयु निर्धारण न होने से कंपटीशन और बढ़ेगा, जिससे अधिक योग्य शिक्षक का चयन हो सकेगा। शिक्षार्थियों और शिक्षा दोनों की बेहतरी के लिए यह आवश्यक है कि अधिकतम योग्य शिक्षक का चयन हो। दूसरे कुछ और बदलावों की बात करूं तो नियम 14(5) में कहा गया है कि प्रवक्ता, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और संबद्ध प्राइमरी शिक्षक के लिए चयन केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान और संबंधित विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे पूर्व जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से भर्तियां होती थी तो सामान्य ज्ञान के प्रश्न नहीं हुआ करता था, केवल विषय से संबंधित 125 प्रश्न पूछे जाते थे। हाँ, एक बड़ा सुधार इसे मान सकता हूं कि प्रवक्ता पद के लिए अब कोई साक्षात्कार इंटरव्यू नहीं होगा, यानी प्रवक्ता पद के लिए भी अब केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। अगर प्रधानाचार्य भर्ती प्रक्रिया की बात करूं तो नियमावली में नियम 14(7) के अनुसार प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के पद पर चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगा। सभी रिक्त पदों का विज्ञापन एक साथ आरक्षण नियमों को ध्यान में रखकर होगा। साक्षात्कार के 10% अंक और लिखित परीक्षा के 90% अंक के योग से मेरिट सूची तैयार होगी। मैं यहां आप सभी को बता दूं कि इससे पूर्व प्रधानाचार्य की भर्ती शैक्षिक और अनुभव आधारित गुणांक और साक्षात्कार में मिले अंकों के आधार पर चयन किया जाता था, लेकिन अब लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। यह एक बड़ा बदलाव है। पूर्व में यह माना जाता था कि प्रधानाचार्य का पद एकल है, लिहाजा प्रधानाचार्य पद के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस वीडियो में मैंने शुरू में ही आप सभी को बताया था कि नियुक्ति प्राधिकारी में बदलाव कर दिया गया है। पूर्व में नियुक्ति प्राधिकारी प्रबंध तंत्र हुआ करता था, लिहाजा प्रधानाचार्य का पद एकल हुआ करता था, लेकिन नियुक्ति प्राधिकारी बदल देने के कारण अब जब नियुक्ति प्राधिकारी अपर शिक्षा निदेशक होंगे
तो आप यह समझिए कि प्रधानाचार्य का जो पद है वह राज्य का काडर बन चुका है, इसीलिए प्रधानाचार्य पद के लिए भी आरक्षण के नियमों का पालन करना आवश्यक बन चुका है। आइए अब पदोन्नति को लेकर के हुए बदलावों के बारे में आप सभी को बता दूं। नियमावली के नियम 15(2) के अनुसार पदोन्नति को लेकर के बड़ा बदलाव किया गया है। अब पदोन्नति किन विषयों में होगी इसको निश्चित कर दिया गया है। जैसे हिंदी विषय के अध्यापक की पदोन्नति केवल हिंदी प्रवक्ता के पद पर हो सकेगी, इसी प्रकार अन्य विषयों के लिए भी पद निर्धारित कर दिए गए हैं। तथाकथित ड्राफ्ट में यह कहा गया है कि जो सहायक अध्यापक जिस विषय का होगा प्रवक्ता पद पर उसी विषय में पदोन्नति हो सकती है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों की पदोन्नति इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र आदि विषयों के पद पे हो सकता है। बाकी विषय के शिक्षकों का अपने ही विषय में प्रवक्ता पद पर पदोन्नति हो सकती है। इससे पूर्व कोई भी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक जिस भी विषय में परास्नातक की डिग्री रखता था, ज्येष्ठता के आधार पर किसी भी विषय में पदोन्नति हो सकती थी। इस तरह से पदोन्नति के अवसर काफी सीमित कर दिए गए हैं। नियम 15(2) में पदोन्नति की प्रक्रिया, जो भी प्रक्रिया बताई गई है, वह पूर्व की माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 12 के समान ही है, जिसके तहत प्रबंध तंत्र ज्येष्ठता सूची के अनुसार पदोन्नति के लिए अध्यापकों की एक सूची तैयार करेगा और सेवा अभिलेख और विवरण पत्र के साथ निरीक्षक को अग्रसारित करेगा। प्रबंध तंत्र से सूची प्राप्त होने के 3 सप्ताह के भीतर जिला विद्यालय निरीक्षक अपने कार्यालय के अभिलेखों से तथ्यों का सत्यापन करेगा और सूची संयुक्त शिक्षा निदेशक को अग्रसारित कर देगा। संयुक्त शिक्षा निदेशक अभिलेखों को चयन समिति के समक्ष रखेगा और चयन समिति की स्वीकृति के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों का पैनल 1 माह के भीतर जिला विद्यालय निरीक्षक और उसकी एक कॉपी प्रबंध तंत्र को अग्रसारित कर देगा। इसके पश्चात जिला विद्यालय निरीक्षक पैनल प्राप्ति के 10 दिन के भीतर संस्था के प्रबंध तंत्र को अधिसूचित करेगा और प्रबंध तंत्र अपने संकल्प के अधीन प्राधिकृत किए जाने पर ऐसे अभ्यर्थी को नियुक्ति का आदेश जारी करेगा। पदोन्नति की प्रक्रिया तो ठीक है, किंतु पदोन्नति हेतु जो अवसर मिलते थे उन्हें काफी हद तक घटा दिया गया है, जो कि उचित नहीं लगता। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पदोन्नति का अवसर वैसे भी बहुत कम रहता है और अब सहायक अध्यापक केवल अपने संबंधित विषय में ही पदोन्नति ले सकता है। इससे तो कई शिक्षकों को सीनियर होने के बावजूद भी पदोन्नति का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। पहले विषय बदलकर पदोन्नति हो जाती थी, किंतु अब नए नियम में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है, जो कि मौलिक अधिकार के विपरीत है, क्योंकि योग्यताधारी हर एक शिक्षक को पदोन्नति का समान अवसर मिलना चाहिए। अगर वह शैक्षिक अर्हता रखता है, यानी वह संबंधित विषय में परास्नातक की डिग्री रखता है, तो उसे पदोन्नति का लाभ दिया जाना चाहिए। अब आइए बात करते हैं परिवीक्षा को लेकर के। ड्राफ्ट नियमावली के नियम 18 में परिवीक्षा और अस्थायीकरण को लेकर के प्रावधान किया गया है। अब सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक सभी के लिए परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष होगी। पूर्व में परिवीक्षा काल 1 वर्ष की होती थी, अब 2 वर्ष का होगा। पूर्व में 1 वर्ष के पश्चात परिवीक्षा काल स्वतः समाप्त हो जाता था और अस्थायीकरण प्रक्रिया में प्रबंध तंत्र के अधिकार सीमित थे। अब परिवीक्षा काल 2 वर्ष का होगा और अस्थायीकरण प्रक्रिया में प्रबंध तंत्र को ढेर सारे अधिकार सौंपे गए हैं, तमाम शर्त थोपे गए हैं। संतोषजनक कार्य न होने पर मौलिक पद पर प्रत्यावर्तन अर्थात पदावनत और सेवा समाप्ति का भी प्रावधान है। इससे शिक्षकों का शोषण बढ़ सकता है। तथाकथित ड्राफ्ट में जो परिवीक्षा और अस्थायीकरण के नियम बनाए गए हैं वह शिक्षकों का शोषण बढ़ाने वाला साबित होगा। यह मेरी अपनी निजी राय है। और पहले के कानून की अपेक्षा तथाकथित नए कानून में प्रबंध तंत्र के अधिकार बहुत बढ़ाया गया है और अगर ऐसा होता है तो सभी शिक्षकों के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। ड्राफ्ट नियमावली में ज्येष्ठता को लेकर के यानी सीनियरिटी को लेकर काफी चीजें काफी हद तक क्लियर कर दिया गया है और विवाद की गुंजाइश को बहुत कम कर दिया गया है। नियम 20 में कहा गया है कि अध्यापक की किसी भी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक रूप से नियुक्ति के आदेश के दिनांक से अवधारित की जाएगी। अगर इससे पहले की मैं बातें करूं तो ज्येष्ठता को लेकर की उसकी भाषा उतनी स्पष्ट नहीं थी। पहले यह कहा गया था कि नियुक्ति की तिथि से सीनियरिटी काउंट की जाएगी, जिसके कारण काफी भ्रम होता था और विवाद होते थे और इसे कई लोग इस रूप में परिभाषित करते थे कि नियुक्ति की तिथि से तात्पर्य कार्यभार करने की तिथि से है। नई नियमावली में स्पष्ट कर दिया गया है कि नियुक्ति के आदेश के दिनांक से सीनियरिटी काउंट की जाएगी और यदि 2 या 2 से अधिक अध्यापक एक साथ इस प्रकार से नियुक्त किए गए हैं तो ज्येष्ठता आयु के आधार पर अवधारित की जाएगी।
आइए अब बात करते हैं निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर के। ड्राफ्ट के नियम 24 में अनुशासनिक कार्रवाई को लेकर के प्रावधान है। नियम 24(1) कहता है कि किसी अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के अध्यापक, संबद्ध प्राइमरी अध्यापक का निलंबन अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक अथवा मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के लिखित अनुमोदन के बिना 60 दिन के पश्चात प्रभावी नहीं हो सकता है। साथ ही नियम 24(2) में कहा गया है कि अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक अथवा मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के लिखित अनुमोदन के बिना किसी अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के किसी प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या प्रवक्ता या प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी अध्यापक या संबद्ध प्राइमरी अध्यापक को सेवा से हटाया या पदच्युत नहीं किया जा सकता है, न ही उसकी परिलब्धियों में कोई कमी की जा सकती है। साथियों, कई बार ऐसा देखा जाता था कि जिला विद्यालय निरीक्षक स्थानीय प्रबंध तंत्र के प्रभाव में आ जाते थे और निलंबन के अनुमोदन को लेकर के कई दफा उनके निर्णय काफी विवादों से घिर जाते थे और ऐसे कई मुकदमे हाई कोर्ट में आज भी चल रहे हैं। निलंबन के अनुमोदन को लेकर के जिला विद्यालय निरीक्षक के अधिकारों में काफी कटौती की गई है और मुझे भी लगता है कि निलंबन के अनुमोदन की जो प्रक्रिया बदली गई है वह सही किया गया है। अब तक जो अनुमोदन जिला विद्यालय निरीक्षक देता था उसे परिवर्तित कर अब यह अधिकार संयुक्त शिक्षा निदेशक को दे दिया गया है, जो स्वागत योग्य है। किंतु सेवा समाप्त करने का अधिकार भी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को दिया जाना खतरनाक है। सेवा समाप्ति का अंतिम निर्णय करने का अधिकार शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास ही होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि संयुक्त शिक्षा निदेशक या अपर शिक्षा निदेशक सरकार का अंग है और वह प्रबंधकों एवं सरकार के प्रभाव में आ सकता है, क्योंकि ऐसे कई विद्यालय हैं जिसके प्रबंधक विधायक, सांसद, मंत्री हैं, जबकि शिक्षा सेवा चयन आयोग एक स्वायत्त संस्था है। पूर्व में सेवा समाप्ति और परिलब्धियों में कटौती के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की अनुमति का प्रावधान था। पदावनत, पदच्युति, सेवा समाप्ति, वेतन कटौती, वेतन वृद्धि समेत परिलब्धियों के कटौती के लिए अंतिम निर्णय आयोग के पास ही होनी चाहिए, जैसा कि पहले चयन बोर्ड के पास था। आज का वीडियो यहीं तक। आगे जो भी जानकारी मिलेगी आप सभी को साझा करता रहूंगा। आप अब मुझे इजाजत दें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।